अवश्य इसको सम्मिलित करेंगे। उत्तराखंड की पुलिस आंतरिक सुरक्षा के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं तथा धार्मिक पर्यटन में भी जो एक बड़ी यात्रा होती है, और इस वर्ष जो हमारी चारधाम यात्रा लगभग 1.5 माह की अभी बची हुई है, और इस यात्रा में जहां बर्फबारी और बारिश लगातार होती रही, उसके बावजूद भी पिछले वर्ष का जो 46 लाख का तीर्थयात्रियों का आंकड़ा था, उसको इस वर्ष वो आंकड़ा पार हो गया है। 46 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्रियों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं, और अभी लगभग 1.5 माह की यात्रा अभी बची हुई है। इसी प्रकार से कावड़ में भी 4 करोड़ से अधिक कावड़ियों ने माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को गए हैं। इन सभी में पुलिस का विशेष योगदान इन यात्राओं को संचालित करने में रहता है। प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी चाहे हमारी उत्तराखंड की एसडीआरएफ हो, विभिन्न प्रकार से अपना योगदान देती है। मेरा विश्वास है कि इसके लिए आवश्यक नई तकनीकी के संबंध में भी इस सम्मेलन में, इस मंथन में निश्चित रूप से विचार विमर्श किया जाएगा। वर्तमान समय में चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस बल को और अधिक आधुनिक एवं दक्ष बनाने हेतु आप सभी अपनी रणनीति और तकनीकी को समय समय पर अपग्रेड करते हैं और करेंगे। इसके साथ ही समाज के प्रबुद्ध वर्ग को अपने साथ जोड़कर समय समय पर राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा हेतु सुझावों का आदान प्रदान करने की भी आवश्यकता है। इसके अंतर्गत उत्तराखंड के अंदर कम्युनिटी आउटरीच कार्यक्रम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय हितों हेतु कार्य करने वाली अनेकों स्वयंसेवी संस्थाओं को चिन्हित कर उनका सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया गया है, जिस प्रयास में हमें राज्य के अंदर सफलता भी प्राप्त हो रही है। आगामी 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाए जाने का हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उसको पूरा करने में निश्चित रूप से हमारा पुलिस बल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी महानुभाव इस दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते रहेंगे। एक बार फिर से मैं आज के इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि हमारे देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री, जिनके नेतृत्व में भारत के अंदर एक से एक कठिन कामों को आज न केवल पूरा किया गया है, जो असंभव कार्य थे, धारा 370 जैसी धाराओं को हटाने का काम हुआ है, शांति स्थापित करने का काम हुआ है। मैं आप सबकी तरफ से उत्तराखंड देवभूमि की देवतुल्य जनता की ओर से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए और आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो इस वक्त संबोधित कर रहे थे मंच से, आपने सुना और उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, उसका जो विजन सरकार का है, उसमें जो राज्य भागीदारी है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है। पहाड़ पर पर्यटन को बढ़ावा मिला है, सीमा सुरक्षा पर बेहतरीन काम हुआ है। 1.5 महीने की यात्रा अभी बची हुई है। चारधाम यात्रा को लेकर उन्होंने बात कही, बॉर्डर पर सुरक्षा को कड़ा किया गया है, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, इस तरह की बातें उन्होंने मंच से कही। पुलिस बल का सहयोग जरूरी है। आपको बता दें कि इस महत्वपूर्ण बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने वर्चुअली हिस्सा लिया। और उसके बाद अब एक मंच पर आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अभी संबोधित किया। अखिल भारतीय पुलिस कॉन्फ्रेंस ये इस वक्त चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। अखिल भारतीय पुलिस साइंस कॉन्फ्रेंस है, जहां पर अपनी बात रखी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। और कार्यक्रम की आप लाइव तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि देश के गृह मंत्री अमित शाह भी हैं और अब वो मंच से संबोधित करने जा रहे हैं। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी,
केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी, जिनके तत्वाधान में इस पुलिस कांग्रेस का आयोजन हुआ है, ऐसे महानिर्देशक बीपीआरएनडी श्री बालाजी श्रीवास्तव जी, मुख्य सचिव उत्तराखंड प्रशासन श्री संधू जी, अपर मुख्य सचिव गृह उत्तराखंड श्रीमती राधा रतूड़ी जी, डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार जी, यहां उपस्थित उत्तराखंड सरकार के मंत्रीगण, सांसद, विधायक, गणमान्य अतिथि और देश भर से 49वीं पुलिस कांग्रेस में उपस्थित प्यारे अधिकारी भाइयों और बहनों, आप सभी का मैं देवभूमि में हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के अंदर आज इस देवभूमि में मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। यहां जो प्रतिनिधि उपस्थित है उनको मैं बताना चाहता हूं कि 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का अपने आप में एक बहुत महत्व है, क्योंकि ये हमारी अमृत काल की सबसे पहली पुलिस विज्ञान कांग्रेस होने जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की 130 करोड़ की जनता के सामने एक लक्ष्य रखा है कि 75 साल में हमने दुनिया में कई क्षेत्रों के अंदर बहुत अच्छा किया है। और सबसे बड़ी बात है कि 75 साल में हमने हमारी डेमोक्रेसी के रूट्स पाताल से भी गहरे प्रस्तापित किए, सफलतापूर्वक प्रस्तापित किए। परंतु ये 75 साल से 100 साल 15 अगस्त 2047 जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, उसको उन्होंने अमृत काल का नाम दिया है। ये अमृत काल की यात्रा समग्र भारत के हर नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी जी ने हम सब के सामने अमृत काल को संकल्प और संकल्प को सिद्ध करने के समय के रूप में रखा है। उन्होंने लक्ष्य रखा है कि जब इस देश की आजादी शताब्दी मनाई जाएगी 15 अगस्त 2047 में, उस वक्त हरेक क्षेत्र के अंदर विश्व भर में भारत सर्वप्रथम हो, ऐसे भारत का निर्माण हमने करना। और अगर ये करना है, सीमाओं की सुरक्षा को चौबंद करना पड़ेगा। जहां तक आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा ठीक नहीं कर सकते, कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। विकास के सारे पैमानों की पहली शर्त है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो, कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो। और इसके लिए आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर ढेर सारे परिवर्तन भारत सरकार के गृह विभाग ने किए हैं। और ये जो समय अब से शुरू हो रहा है, अमृत काल की शुरुआत से, वो परिवर्तनों को जमीन पर उतारने का और इसके सुफल देश को देने का समय है। तो इस दृष्टि से ये पुलिस कांग्रेस जो है, पुलिस विज्ञान कांग्रेस जो है, इसका बहुत महत्व है। मैं थोड़े समय के बाद आपको बताऊंगा कि ढेर सारे परिवर्तन हमने 2019 से लेकर 2023 तक करे हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय से लेकर अंतिम पुलिस थाने तक इसको जमीन पर उतारने का पूरा खाका ये आने वाली पुलिस कांग्रेस के अंदर आप लोगों के सामने रखा जाएगा। ये पुलिस कांग्रेस के अंदर 6 विषय आप लोगों ने निर्धारित किए हैं। 5G युग में पुलिसिंग, नारकोटिक्स,
एक गेम चेंजिंग दृष्टिकोण, सोशल मीडिया की चुनौतियां, सामुदायिक पुलिसिंग, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, पुलिस और सीएपीएफ के बीच में समन्वय मतलब सीमाओं की सुरक्षा, ये सारे विषय एक प्रकार से आंतरिक सुरक्षा, कानून और व्यवस्था और सीमाओं की सुरक्षा को इन टोटो कंप्लीट कवर करने वाले विषय हैं। और ये 6 के 6 विषय अगर हम ढंग से नीचे तक ले जाते हैं तो हमारे सामने जो लक्ष्य रखा है वो हम पूरा कर पाएंगे। मैं पुलिस रिफॉर्म और पुलिस रिफॉर्म्स दोनों को महत्वपूर्ण परिभाषाओं में देखता हूं। मित्रों, विगत 9 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के 3 हॉटस्पॉट जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों क्षेत्र के अंदर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को बेहतर उत्कृष्ट करने में नरेंद्र मोदी सरकार ने सफलता प्राप्त की है। मैं आज ढंग से कह सकता हूं कि आज धारा 370 के उन्मूलन के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति देखकर देश का हर एक नागरिक चैन की सांस ले सकता है कि हमारा जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए अब भारत का हिस्सा बन चुका है, इसको कोई हमसे विमुक्त नहीं। इसी तरह से वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र के अंदर घटती हिंसा के कारण वहां विकास गांव तक, व्यक्ति तक पहुंचने लगा है। हर गली, हर मोहल्ले में, हर गांव के अंदर स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के नए युग का आगाज हुआ है और उत्तर पूर्व को भी शांति से जोड़ने में नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिली है। ये तीनों हॉटस्पॉट के आंकड़ों को जरा देखें तो मैं यूपीए और एनडीए के शासनकाल के आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। यूपीए के 2004 से 14 के शासनकाल के अंदर हिंसक घटनाएं 10 साल में 33,200 थी। ये तीनों हॉटस्पॉट पर 33,200 हिंसक घटनाएं थी और 2014 से 29 के 9 साल के अंदर 2014 से 23 के 9 साल के अंदर 10 साल की 33,200 के सामने 12,358 ही हिंसक घटनाएं हुई और कुल मृत्यु सिक्योरिटी पर्सोनल और नागरिकों की मृत्यु 11,947 10 साल के अंदर हुए थे और 9 साल के अंदर 11,947 के बनाम सिर्फ 3,240 हुए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 5 साल के अंदर ये इससे भी कम हो जाएंगे। ये भारत के सामान्य अपने जो राज्य हैं इसी प्रकार के क्षेत्र बनेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। मित्रों, आज यहां पर 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का कॉम्पोडियम, ब्यूरो की प्रतिष्ठित हिंदी पत्रिका पुलिस विज्ञान और उत्तराखंड पुलिस मार्चिंग विद द टाइम्स, इसका भी प्रकाशन हुआ है। मैं उत्तराखंड पुलिस और बीपीआरएनडी दोनों को इन प्रकाशनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बीपीआरएनडी को विकसित करने के लिए विगत 5 साल के अंदर ढेर सारे काम हमारे गृह मंत्रालय ने किए हैं। बीपीआरएनडी के चार्टर में समुद्री सीमा प्रबंधन और सीएपीएफ का क्षमता निर्माण, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, पुलिस की छवि और पुलिस समुदाय इंटरफेस और कई चीजों को जोड़ा गया है। स्वदेशी उपकरणों को विकसित करने के लिए एक अलग वर्टिकल खड़ा किया गया है और इसके लिए शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों, छात्रों और इंडस्ट्रीज के साथ एक सार्थक संवाद खड़ा किया गया है। मैं अभी प्रदर्शनी देखकर गया, मैं हर स्टॉल पर पूछता था कि संपूर्णतया भारत में बना हुआ है। मुझे आपको बताने में आनंद आता है कि 95% ने कहा कि ये हमारा उत्पाद 100% मेड इन इंडिया है। तो आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में जो संसाधन चाहिए, जो साधन चाहिए, उसमें
आत्मनिर्भरता की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। ब्यूरो के आधुनिकीकरण प्रभाग के अंतर्गत साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध रोकथाम, ड्रोन फोरेंसिक, साइबर कानूनों की उभरती हुई चुनौतियां, इस पर वेबिनार और कार्यशालाएं आयोजित की है और कई सारे परिवर्तन ब्यूरो के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में किए हैं। मित्रों, अब मैं आपके सामने अमृतकाल की सुबह के अंदर, भोर के अंदर हम देश के आंतरिक सुरक्षा के परिदृश्य के अंदर जो परिवर्तन करना चाहते हैं, इसके बारे में बात करना चाहता हूं। अभी अभी संसद के सत्र के अंदर भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 3 बिल करे हैं, पेश किए हैं, जो अभी गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी के तत्वाधान में विचाराधीन है। सारी पार्टियों के सांसद इस पर विचार कर रहे हैं। ये तीनों बिल आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट इसको रिप्लेस करेंगे। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट करीब करीब तीनों कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून थे। 1860 के आसपास ये कानूनों को बनाया गया। 1860 से लेकर 2023 तक इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया। एक स्टडी है मित्रों, कोई भी कानून है ये 50 साल के बाद कालबाह्य हो जाता है, क्योंकि समाज जो बदलता है वो कानूनों के अंदर भी परिवर्तन मांगता है। गुनाह का स्केल बदल गया, गुनाह की स्टाइल बदल गई और टेक्निक के उपयोग से भी कई सारे अपराध होने लगे हैं, मगर हमारे कानून जस के तस थे। इसके कारण कोर्टों में केस का बहुत बड़ा जमावड़ा दिखना पड़ता था। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तारीख पर तारीख से बदनाम हो चुकी थी और मैं आपको कहता हूं कि आने वाले समय में ये 3 कानूनों के पारित होने के बाद तकनीक की जो पृष्ठभूमि गृह विभाग ने इसके पहले 5 साल से बनाकर रखी है, इसके साथ जोड़कर तारीख पे तारीख के जो बहुत बड़ी समस्या है, इसे पूरे देश को निजात देने का काम हमारे ये 3 कानून करेंगे। मित्रों, ये 3 कानूनों में टेररिज्म की व्याख्या और ऑर्गेनाइज क्राइम की व्याख्या की कर हमने देश को सुरक्षित करने का प्रयास किया है। अंतरराज्य गिरोह को इसके लिए बड़े कड़े प्रावधान करे हैं। डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन की ऑफिस की कैपेसिटी बिल्डिंग पर हमने बहुत वजन दिया है। फॉरेंसिक साइंस के उपयोग के लिए भी 6 साल से ज्यादा जिसमें अपराध है वो सभी गुनाह के अंदर फॉरेंसिक साइंस के ऑफिसरों की विजिट को कंपलसरी किया गया है और कन्विक्शन रेट को, दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने के लिए समयबद्ध योजना इसके अंदर की है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि फॉरेंसिक साइंस का उपयोग, सीसीटीएनएस और आईसीजेएस का इंट्रोडक्शन और ये 3 कानून के अंदर टेक्नोलॉजी को कानूनी जामा पहनाने का हमारा प्रयास, ये तीनों मिलकर हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक नए युग में अमृतकाल में प्रवेश करेगी, जो समग्र देश के हर नागरिक को सुरक्षा भी प्रदान करेगी और आंतरिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगी। क्योंकि तकनीक के उपयोग के बगैर ये हो ही नहीं सकता। इसके पहले ही हमने टेक्नोलॉजी बेस्ड डेटा बेस ढेर सारा बनाने के लिए प्रयास किया है। आईसीजेएस के तहत देश के 99.9% मतलब 16,733 पुलिस स्टेशनों को कंप्यूटराइज कर सीसीटीएनएस के साथ जोड़ने का काम हो चुका है। ई कोर्ट से 22,000 अदालतों को हमने जोड़ लिया है। ई प्रिजन से 2 करोड़ से ज्यादा कैदियों का डेटा आज हमारे पास उपलब्ध है। ई प्रोसिक्यूशन से लगभग 1 करोड़ से ज्यादा प्रोसिक्यूशन का डेटा हमारे पास उपलब्ध है और ई फॉरेंसिक के माध्यम से 17 लाख से अधिक फॉरेंसिक डेटा भी हमारे पास उपलब्ध है। नफीस के माध्यम से 90 लाख से ज्यादा फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड हमारे पास है और आई मोड के माध्यम से यूएपीए के अंतर्गत रजिस्टर सभी के सभी 22,000 मामलों का डेटा उपलब्ध है। निदान के माध्यम से नार्को ऑफेंडर 5 लाख से ज्यादा नार्को ऑफेंडर का डेटा हमारे पास उपलब्ध है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए
NDHTO लगभग 1 लाख ह्यूमन ट्रैफिकर का डेटा भी हमारे पास उपलब्ध है। क्राइम एक्ट में 14 लाख से अधिक अलर्ट्स का डेटा हमारे पास उपलब्ध है। नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में 28 लाख से अधिक कंप्लेंट्स का डेटा हमारे पास उपलब्ध है और प्रिजन का भी पूर्णतः कंप्यूटराइजेशन हम करने जा रहे हैं। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मेरे सामने जो युवा अफसर बैठे हैं, जिनको अभी 8 साल, 10 साल, 12 साल काम करना है, मैं आप सभी लोगों को अपने अपने प्रदेश में जाकर ये डेटाबेस के उपयोग के लिए आपके प्रदेश में एक समवायी तंत्र को खड़ा करिए। नफीस का उपयोग बढ़ाइए, नेटग्रिड का उपयोग बढ़ाइए, CCTNS के डेटा में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर कुछ अच्छे नतीजे निकालिए, तभी जाकर ये डेटाबेस का उपयोग है। और इसके आधार पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हमने पुख्ता करनी होगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि ये 3 कानून के अंदर सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कोर्ट के सामने पेश करना, समन्स, वारंट और प्रिजन से गवाही सभी ऑनलाइन करने की व्यवस्था हमने कानूनी प्रावधानों के तहत की है, जिसके कारण अब कोई देर नहीं कर सकता। परंतु ये सारा तभी जाकर इंप्लीमेंट हो पाएगा जब पूरे देश की पुलिस इसको एक साथ आत्मसात कर पुलिस थाने तक ले जाएगी। और इसके लिए ये 49वीं पुलिस साइंस कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मित्रों, डिजिटल पब्लिक गुड्स की सुरक्षा के लिए भी हमने ढेर सारे प्रयास किए हैं और इसके परिणाम भी मिल रहे हैं। और आने वाले दिनों में भारत दुनिया में एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। 10 साल से हम 11 नंबर पर स्थित थे। 2014 से 2023 के 9 साल के अंदर हमारा अर्थतंत्र 11वें नंबर से बढ़कर 5वें नंबर पर पहुंचा है और 2 ही साल में दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी। परंतु उस वक्त हमने हमारे आर्थिक केंद्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी देश भर की पुलिस और देश भर की एजेंसियों ने करनी पड़ेगी। इसलिए हमने इसके लिए देश को तैयार करने पड़ेंगे। जब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनती है, G20 की बैठक के माध्यम से भारत का बढ़ता हुआ राजनीतिक कद होता है, तब कई सारी चुनौतियां अपने आप हमारे सामने खड़ी होती है। वो चुनौतियों को मुकाबला करने के लिए देश भर की पुलिस ने अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। इस दिशा में मैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी जैसे नए विषयों पर भी हमारे युवा ऑफिसर्स ने काम करना पड़ेगा। मित्रों, मेरा आप सभी से अनुरोध है, काउंटर टेररिज्म के अप्रोच में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से आगे बढ़कर जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटेजी और जीरो टॉलरेंस एक्शन की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि आतंकवाद को इस देश में से मूल समेत उखाड़कर फेंक देने का टाइम आ गया है। अब कभी भी ये देश आतंकवाद को सहन न करे, इस प्रकार का देश भर के पुलिस तंत्र का मूड हमने एक साथ मिलकर बनाना है और इसके लिए हमने ढेर सारा काम किया है। मैं राज्यों की पुलिस से भी बहुत सारी अपेक्षा करता हूं। विभिन्न एजेंसियों के बीच में राज्य पुलिसों ने समन्वय बढ़ाना चाहिए। राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ देश भर की पुलिस अपने आप को संबंध करे। मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो का स्टडी कर अपने यहां भी मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो बनाने की शुरुआत करे। डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन की व्यवस्था को और स्ट्रेंथी करे। बीट को चंडीगढ़ पुलिस का एक स्टडी देख लीजिए, एक सक्सेस स्टोरी देख लीजिए। बीट को हम पुनर्जीवित करें, परेड को नियमित करें और खबरी प्रणाली को भी फिर से एक बार पुनर्जीवित करें। टेक्नोलॉजी पर आधार रखना कोई बुरी बात नहीं है, मगर इंटेलिजेंस का बेसिक नेचर है कि इंटेलिजेंस का एनालिसिस तो मानव दिमाग से अच्छा और कोई नहीं कर सकता।
तो खबरी की प्रणाली को भी हमने पुनर्जीवित करना पड़ेगा। डॉग स्क्वाड, हॉर्स स्क्वाड, ये सब चीजों दकियानुसी लगने लगी है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सबका अपनी अपनी जगह पे एक बहुत महत्वपूर्ण है। तटीय राज्यों के जो पुलिस विभाग से प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, उनको मेरा कहना है कि इनकी ट्रेनिंग के लिए भी एक अलग व्यवस्था हमने करी है, उसको आप जरूर इसका उपयोग आपका राज्य करे। LWE क्षेत्रों में, फॉरवर्ड क्षेत्रों में बेस कैंप की स्थापना का जो प्रयास चल रहा है, ये वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र राज्यों ने इसमें अपना सहयोग करना चाहिए और एनकोड के मैकेनिज्म को मजबूती देने के लिए जिला स्तर की मीटिंग पर भी नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के लिए मजबूत करना पड़ेगा। राज्य का साइबर सुरक्षा ऑडिट, युवा अफसर इस पर विशेष ध्यान दे और सोशल मीडिया की लगातार मॉनिटरिंग, और हमारे यहाँ जो विदेश से वीजा लेकर आते हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी आगे बढ़ना पड़ेगा। विषय ढेर सारे हैं मित्रों, आपके पास 2 दिन है। अभी जो 6 विषय तय करे हैं, मैं आशा करता हूं कि इस पर गहन चिंता होगी, चर्चा होगी और कुछ एक्शनेबल पॉइंट जरूर निकलेंगे जिसके आधार पर भारत का गृह विभाग कोई कार्य योजना बना पाए। और विशेषकर यहाँ जो युवा अफसर है उनको मैं कहना चाहता हूं कि अमृत काल में भारत को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। ये 25 साल भारत के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। ये 25 साल भारत में हर क्षेत्र के अंदर दुनिया में सर्वप्रथम बनाने के 25 साल है। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी 2047 में दुनिया के सारे देशों में सबसे उत्तम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो, इस प्रकार का हम प्रयास करें। यही मेरी आप सबसे अभ्यर्थना है। मोदी जी ने हमारे सामने एक स्वप्न रखा है, स्वप्न को साकार करने के लिए हम सब कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े, यही अभ्यर्थना। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ये 2 दिन के सेमिनार के लिए, और आगे जाकर अपने राज्य में जाकर इस स्पिरिट को आप थाने तक पहुंचाएंगे, ऐसी अपेक्षा भी आप लोगों से करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो अमित शाह को अभी आप सुन रहे थे। अखिल भारतीय पुलिस साइंस, धन्यवाद महोदय। कांग्रेस तो उत्तराखंड में मौजूद अमित शाह, और अभी आपने सीधे लाइव अमित शाह को सुना और उनकी तरफ से क्या बड़ी बातें कही गई वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।